नमस्कार बच्चों। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फंक्शन, है ना। इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन के बारे में। और फंक्शन में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपने कहीं ना कहीं 11th में डिस्कस करी है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़ा, मॉडुलस के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा। ये क्या है, सब फंक्शन है। और इन्हीं फंक्शन को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन के अंदर। क्लियर है? तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। फंक्शन जो है किसका पार्ट है, कैलकुलस का। हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th में कैलकुलस। कैलकुलस 12th के अंदर 50% पार्ट कैरी करती है, ठीक है। आपकी मैथमेटिक्स का ओवरऑल देखा जाए तो 50% मैक्सिमम जो पार्ट है आपका कैलकुलस का है। और हर एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो इसी कैलकुलस से 50% क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। चाहे कंपटीशन में हो, क्लास 12th की बात करें, कंपटीशन की बात करें या अदर एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस चैप्टर को भी समझना है और कैलकुलस के बारे में भी समझना है। कैलकुलस में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम टॉपिक कौन कौन सा डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो फंक्शन है। फंक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, लिमिट, फिर आएगा कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना। और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से ये टोटल पूरे सेशन का सीक्वेंस चलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हम क्या, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन देखो होता क्या है, यहाँ पे फंक्शन की हम बात करें तो एक तरह का स्पेसिफिक रिलेशन है ना। क्या है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है आपको बताया था मैंने। तो रिलेशन होता है एक सबसेट, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। और इसी ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट रिलेशन होता है, आर होता है, ठीक है ना। जो किसी न किसी डेफिनेशन से डिफाइन होता है। कोई भी रिलेशन होता है तो वो एक प्रॉपर उसकी डेफिनेशन होती है रिलेशन की। उसी तरह से फंक्शन यहाँ पर एक तरह का क्या है, रिलेशन है। इस समझ में आ गई बात। जो रिलेशन है इसका मतलब सबसेट किसका हुआ है, ए क्रॉस बी का। तो फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए वी नीड टू सेट, हमें दो सेट की नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। पहले समझ लेते हैं फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ से हम बात करें कि ये कोई क्या है, एक मशीन हमने ले ली और इस मशीन में हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट डालते हैं, ठीक है ना। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कच्चा माल हम मशीन में डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस मशीन में फंक्शन करते हैं, है ना। इस मशीन के फंक्शन को ऑन करने के लिए इसमें क्या देते हैं, इनपुट, ठीक है। इसमें आप क्या देते हो, इनपुट देते हो। और इस इनपुट को देने के बाद जैसे ये फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या बनता है, इसका कोई ना कोई फंक्शन है मशीन का जो आपने इनपुट की फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। वो अप्लाई होता है और आपको एक रिज़ल्ट मिलता है। इस रिज़ल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो इनपुट दिया जाएगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, सेट ए का। और जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, सेट बी का, ठीक है। क्लियर है ना। इनपुट आप किसकी फॉर्म में दोगे, एक्स की फॉर्म में। आपने कोई एक्स है, ये इसको, ये आपने इनपुट दिया, ये यहाँ पे इसका कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई हुआ, तो वो क्या बना, एफ ऑफ एक्स। और इस एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट मिला उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। सो वी डिफाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है। जो एक्स आप पुट कर रहे हो, जो इनपुट आप दे रहे हो, इस इनपुट को हम यहाँ पर किससे डिफाइन करेंगे, डोमेन से। क्लियर है। और जो आउटपुट आपको मिलेगा, ये आउटपुट क्या कहलाएगा, इसमें रेंज, है ना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं फंक्शन को। क्लियर है। तो इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्यों हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, अ फंक्शन एफ, यहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, अ रिलेशन, अ रिलेशन डिफाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है। अ रिलेशन डिफाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी, है ना। अ रिलेशन डिफाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी इज सच दैट
ठीक है, इज सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is connected to element of set B uniquely, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हम बात कर रहे हैं, एक तरह का रिलेशन है जो कैसे डिफाइन हो रहा है, दो नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइन हो रहा है, सेट ए टू सेट बी में, है ना। दो तरह के हम सेट ले रहे हैं, एक सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो सेट ए टू सेट बी में डिफाइन हो रहा है, और किस तरह से डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है। दो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन के अंदर है, मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इज द कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। और कैसे कनेक्टेड होगा, यूनिकली कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा, यूनिकली कनेक्टेड होगा। यूनिकली कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, यहाँ हम समझते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से हम इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, वी कंसिडर द टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, दिस इज कॉल्ड द एरो डायग्राम। इसको क्या हम बोलते हैं, एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम है। तो यहाँ से हमने कुछ एलिमेंट लिए x1, x2, x3, x4, x5 एंड वी टेक द एलिमेंट y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर है ना। अब यहाँ पर वी डिफाइन अ रिलेशन a टू b इज f एंड दिस रिलेशन f इज कॉल्ड द फंक्शन। ये जो रिलेशन f है ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब हम बात कर रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट है कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जितने एलिमेंट देख रहे हो आप सेट ए के अंदर, ये सारे कनेक्ट होने चाहिए किससे, सेट बी के एलिमेंट से, है ना। तो यहाँ और कैसे कनेक्ट होनी चाहिए, यूनिकली। यूनिकली कनेक्ट होने का मतलब क्या है, व्हेन x1 रिलेटेड टू y2, जो x1 है वो किससे रिलेट हो गया, y2 से। नाउ x1 डज नॉट कनेक्टेड टू एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जो x1 है अब वो b के और किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा या कनेक्ट नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही है आपको, है ना, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है। तो ये x1 को हमने क्या करा, y2 से कनेक्ट कर दिया। तो नाउ x1 डज नॉट कनेक्टेड टू एनी y, और वो किसी और y से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसी तरह से। तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, यूनिक रिलेशन। तो सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और कैसे कनेक्ट होने चाहिए, यूनिकली। तो यहाँ पर इस एरो डायग्राम की हेल्प से हम इस फंक्शन को समझ रहे हैं। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, वी डिफाइन अ रिलेशन एफ बिटवीन ए टू बी। तो इस ए से बी में हमने ये रिलेशन एफ डिफाइन किया है, और नाउ वी डिफाइन एफ टू फंक्शन। इस फंक्शन से डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फंक्शन डिफाइन होने के लिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, सेट ए के सारे एलिमेंट, ये लाइन आपको क्लियर करनी है। और वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। किससे कनेक्ट करनी चाहिए, सेट बी के एलिमेंट से। और कैसे कनेक्ट करनी चाहिए, यूनिकली कनेक्ट करनी चाहिए। कैसे कनेक्ट करनी चाहिए, यूनिकली। यूनिकली का मतलब हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इफ x1 कनेक्टेड टू y2, नाउ x1 डज नॉट कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जो x1 है वो b के और किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको। तो ये चीज़ इस तरह से आपको देखना है यहाँ पर। अब इसमें आप देखो, यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये जो x1 है, जैसे मैं आपको सिंपल हमारी जर्नल लाइफ में कनेक्ट करके बताएं यहाँ पे, तो किस तरह से हम ले रहे हैं कि ये जो x1 आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप ले लो सेट ऑफ फीमेल। क्या ले लो यहाँ पे, सेट ऑफ फीमेल, है ना। ये कुछ महिलाओं के सेट हो गए। और यहाँ पे ये क्या हो गया, सेट ऑफ मेल। ये किसके सेट हो गए, मेल के, है ना। ध्यान से समझिएगा। अब जिस तरह से क्या होता है यहाँ पर कि एक फीमेल की शादी हो गई किससे, एक मेल से हो गई यहाँ पे, है ना। तो क्या अब वो जो फीमेल है, जो रूल है यहाँ पे, है ना, जो रूल बने हुए हैं, जो टर्म्स कंडीशन बनी हुई है, उन टर्म्स कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक फीमेल x1 की शादी हो गई किससे, y2 से हो गई। तो ये जो फीमेल है x1 अब और किसी से शादी नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। ये जो फीमेल है x1, इसकी शादी y2 से हो गई। तो x1 जो फीमेल है वो अब और किसी
मेल से शादी नहीं कर सकती, उसका रिलेशन बन गया किससे, एक से। यही फंक्शन, यही क्या है, फंक्शन। और हम समझें इसको तो जैसे आप मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हो अपने बटन को, मोबाइल क्या हो गया, एक मशीन हो गया, एक डिवाइस है, उस डिवाइस में कई सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है ना, और हर स्विच का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, हर स्विच का क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। आपने कोई एक नंबर दबाया तो इस एक नंबर का कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे आप क्या करते हो, पहले हमारे पास कीपैड वाले मोबाइल होते थे, कीपैड वाले मोबाइल में हमने एक नंबर पे किसी का मोबाइल नंबर सेट कर दिया, जैसे हम बोलते हैं स्पीड डायल के नाम से, है ना, वो आपने सेट कर दिया। तो जब आप उसको लॉन्ग प्रेस करते हो उस पर्टिकुलर एक नंबर से एक ही नंबर डायल होता है। ऐसा नहीं है कि उस एक नंबर पे आपने दो नंबर फिक्स कर दिया, 3 नंबर फिक्स कर दिया। आज के फ़ोन की बात करें तो आपके फ़ोन में अलग अलग स्विचेस, कोई फेसबुक के नाम से, व्हाट्सअप के नाम से, इस तरह से। तो आपने फेसबुक का स्विच ऑन किया तो फेसबुक ही खुलेगा, व्हाट्सअप को ऑन किया तो व्हाट्सअप ही खुलेगा। तो एक बटन को दबाने पर एक ही फंक्शन ऑन होता है ना। तभी आप कह रहे हो कि क्या हो गया, फंक्शन, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो फंक्शन तभी अप्लाई होता है जब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। x1 का y2 से रिलेशन हो गया तो x2 डज नॉट कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर है। और हम इसको समझते हैं यहाँ से फंक्शन को। तो ये तो फिलहाल क्या बन रहा है, आपके फंक्शन डिफाइन करेगा। और हम देखें यहाँ से तो और समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरह से, देखें यहाँ पर ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, यहाँ पर f हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया। इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x1 कनेक्टेड टू y2, ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। x2 कनेक्टेड टू y1, ये हमने कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। x3 कनेक्टेड टू y3 और x4 कनेक्टेड टू y3, ठीक है। x1 किससे कनेक्टेड है, y2 से, x2 किससे कनेक्टेड है, y1 से। अब हमें चेक करना है कि ये जो मैंने एरो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये एरो डायग्राम फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें पहले क्या चीज़ देखनी है, मैंने आपको बताया ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या क्या गौर फरमाना है हमें, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एलिमेंट, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, x1 भी किसी न किसी से कनेक्ट है, x2 भी कनेक्ट है, x3 भी कनेक्ट है, x4 भी कनेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। तो कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी कैसे कनेक्ट होना चाहिए, यूनिकली। अब यूनिकली को चेक करने के लिए x1 किससे कनेक्ट है, y2 से, क्या x1 और किसी से कनेक्ट है, नहीं है। x2 किससे कनेक्ट है, y1 से, क्या x2 और किससे कनेक्ट है, नहीं है। x3 किससे कनेक्ट है, y3 से, क्या x3 और किससे कनेक्ट है, नहीं है। x4 किससे कनेक्ट है, y3 से, क्या x4 किसी और से कनेक्ट है, नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गया आपको, है ना। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। x3 किससे कनेक्ट है, y3 से। हमें ध्यान से देखना, हम कैसे देख रहे हैं, a टू b, ना कि b टू a। तो हमारी नज़र a टू b होनी चाहिए। आई कि आई बात समझ में, है ना। या आप अपनी उंगलियों को ऐसे करो, ठीक है ना, और इस उंगलियों को अगर आप b साइड से देखोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन इस साइड से नहीं चलना चाहिए। किस साइड से, एक ही साइड से काम नहीं चलेगा। मतलब एक ही साइड से ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई एक है और वो जाके 2 से मिल रहा है ना। समझ में आ गई बात आपको। तो ये यूनिक रिलेशन ही है, ये रिलेशन यूनिक ही कहलाएगा, है ना। एक एलिमेंट जो है एक से कनेक्ट है, क्लियर है। तो इसमें इसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे, फंक्शन से। यहाँ इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि x3 x4 का y3 से। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि सेट ऑफ फीमेल, एक महिला का एक आदमी से क्या हो गया, ब्याह हो गया, शादी हो गई, है ना। तो वो महिला और किसी से शादी अब नहीं कर सकती। लेकिन आदमी में नहीं, ये फाउंडेशन इधर हमने लगाई नहीं यहाँ पे, है ना, क्लियर है। एक मेल का विवाह हो गया किसी एक फीमेल से, तो वो और से भी कर सकता है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ नियम बने हुए हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये फंक्शन कहलाएगा। कब फंक्शन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर एक मैं और बना लेता हूँ। ये मैंने लिया f, x1 x2 x3 x4 और इधर ले लिया y1 y2 y3 y4, ठीक है।
आपने क्या करा, x1 को y2 से कनेक्ट कर दिया और x2 को भी y2 से कर दिया और इस तरह से कोई रिलेशन बना दिया आपने। तो x1 और x2 किसका रिलेशन किससे है, y2 से, ये तो फंक्शन बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, x1 का किससे हो गया, x1 का y2 से हो गया और x1 का और किससे हो गया, y1 से, है ना, x1 का और किससे हो गया, y1 से। तो ये जो x1 है ये y1 y2 दो से कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या है, नॉट फंक्शन। इस केस में ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फर्दर हम आगे चलें इसी तरह से। तो यहाँ पे और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि इस तरह से हम देखेंगे इसको, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3। x1 का y1 से हो गया, x2 का जो मैंने कर दिया y3 से और x3 का कर दिया y2 से। लेकिन x4 जो है डज नॉट कनेक्टेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट B, ये सेट A सेट B। तो यहाँ पर x4 जो है वो B के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। और हमने डेफिनेशन में क्या बताया है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। वो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। तो ये भी जो है फंक्शन के डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो ये फंक्शन को हमने डिफाइन किया। क्लियर हो गया सबको। अब थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम और चीज़ें समझ लेते हैं। एक मिनट वापस से आ जाओ इधर। ये हमने यहाँ पर एरो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, क्लियर है। इसमें मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे y5 था, y6 और ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो जो सेट ए के एलिमेंट है, तो सेट ए के एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डोमेन, ठीक है। सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या कहलाएंगे, डोमेन। क्योंकि डोमेन में हम क्या बोल रहे हैं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो किसका पार्ट है, डोमेन का। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो डोमेन है। और हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए ए के सारी एलिमेंट को इनपुट की फॉर्म में काम में लेना है। यहाँ कोई एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट बी के एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कोडोमेन। जो सेट बी के एलिमेंट है उसको कोडोमेन बोलेंगे और सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ये रेंज जो है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो x1 y2 से कनेक्ट है, x2 y1 से, x3 y3 से, x4 y3 से, x5 y5 से, y6 किसी से कनेक्ट नहीं है ना। तो ये जो y6 है ये y1 y2 y3 y4 y6 ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये किसके एलिमेंट है, कोडोमेन के एलिमेंट तो हैं लेकिन रेंज के नहीं है। रेंज में वही आएगा जो रिजल्ट दे रहा है, जस्ट जो किसी से कनेक्ट नहीं है वो नहीं आएगा। तो यहाँ रेंज अगर हम निकालें इसके अंदर, इस एरो डायग्राम के अंदर, तो रेंज में क्या आएगा, y1 y2 y3 y4 y5। y6 जो है रेंज का पार्ट नहीं बनेगा, है ना। y6 किसका पार्ट नहीं बनेगा, रेंज का। क्लियर हो गया आपको। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर चल रहा है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्या बताया मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के एलिमेंट से क्या करनी चाहिए, कनेक्ट करनी चाहिए। और वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये बात है आपको याद रखनी है। इसमें फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। चले आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। कि ग्राफ, किसी भी कर्व को आप ड्रॉ कर रहे हो और उस कर्व को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्राफिकल डेफिनेशन में हम ये देखेंगे, एक कर्व है और उस कर्व से हम समझेंगे कि वो ग्राफ को। तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, वी कंसिडर द टू कर्व। मैं दो कर्व कंसिडर कर रहा हूँ। एक तो मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक हम यहाँ पे ले रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये दो तरह के कर्व है ना, क्लियर है।
इनको हम यहाँ पर समझते हैं किस तरह से, या आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दो तरह के कर्व हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कर्व है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसे ड्रॉ होता है ये आपको पता होगा, कई बार हम क्वाड्रेटिक में ड्रॉ किया है हमने। ये एक तरह का इस तरह का पैराबोला है, ठीक है ना। और ये जो पैराबोला है ये किस तरह से है, हम यहाँ पे इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। पैराबोला में भी हमने ये समझा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड दिस कॉल्ड द सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। क्योंकि इनको कौन यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है और यहाँ पर एक्स एक्सिस दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, ये लाइन तो हमने कैसे लेना है, एज ए एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर लाइन हम कैसे ले रहे हैं, एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या कंसीडर करना है, वी कंसीडर हियर दिस कर्व रिप्रेजेंट द फंक्शन और नॉट, ठीक है। सो हमें क्या करना है, वी ड्रॉ अप लाइन, इन दैट केस वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इफ लाइन कट one time, then curve define function, ठीक है। अगर जो लाइन है वो कर्व को क्या कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, तो कर्व किसको डिफाइन करेगा, फंक्शन को, अदरवाइज नॉट फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल से काम करना है आपको, एक कर्व का फोटो आपके सामने होगा, ठीक है ना। एक फ़ोटो ये नज़र आ रहा है आपको, ये कर्व का डायग्राम है, इस तरह से आपको दिया हुआ होगा और आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो कैसे करनी है, वर्टिकल लाइन। उस वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। जैसे मैं इस पर लाइन को ड्रॉ करूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करी, 1 करो 10 करो 20 करो, जो लाइन है इसको कर्व को कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है। कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार, ठीक है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ द पैरेलल टू वाई एक्सिस, कट द कर्व वन टाइम, देन कर्व डिफाइन द फंक्शन। तो ये कर्व किसको डिफाइन करेगी, फंक्शन को, ठीक है। लेकिन मोर देन वन टाइम कट कर रही है, एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो यहाँ पर हम कहेंगे नॉट फंक्शन। जैसे ये इसको आप ड्रॉ करो तो ये क्या है, नॉट फंक्शन। बात क्लियर है, क्यों है, क्योंकि ये लाइन एक ही लाइन जो है 2 बार कट कर रही है। ये किसका कर्व बना रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। मैं आपको क्लियर हो रहा है ये, तो ये चीज़ें हैं भाई, समझ में आ गई बात, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर आपने क्या करा, x इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब इस x इक्वल टू 1 के लिए कितने रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर x इक्वल टू 1 डालो, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा और y इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 1, माइनस ये 1 भी आएगा और माइनस 1 भी आएगा। तो क्या हुआ, एरो डायग्राम से समझे तो यहाँ एक एरो डायग्राम आप ड्रॉ करो, इधर कौन है, सिर्फ 1। ये जो a में हम सेट ले रहे हैं ये ग्राफ में कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस, और जो b में हम सेट ले रहे हैं ये ग्राफ में कहाँ है, ऑन वाई एक्सिस। तो इस एक के लिए आपको 2 वैल्यू मिल रही है, 1 और -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, a के एक एलिमेंट का रिलेशन b के 2 एलिमेंट से हो गया। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, यूनिकली नहीं हुआ, ये रिलेशन यूनिकली डिफाइन नहीं हुआ, इस वजह से ये किसको डिफाइन नहीं कर रहा, फंक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप x इक्वल टू 1 डालो, x इक्वल टू क्या डालो, 1 डालो तो आपको 1 ही मिलेगा, x इक्वल टू 2 डालो तो आपको 4 मिलेगा, x इक्वल टू 3 डालो तो आपको 9 मिलेगा। ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है, डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। तो समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और ये क्या है, नॉट फंक्शन, क्लियर है। और हम देखें यहाँ से, जैसे आपने ले लिया ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस यहाँ पर a है, गिवन है, और सेंटर इसका क्या है, ऑरिजिन। तो ये सर्कल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। और इस पर भी अगर आप पैरेलल टू एक्स वाई एक्सेस लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कितने टाइम कट कर रही है, 2 टाइम। तो ये भी क्या है, नॉट फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया।
कब फंक्शन होगा कब फंक्शन नहीं होगा ये हम ग्राफिकली देख सकते हैं। क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। कैसे लाइन खींचनी है, खड़ी लाइन खींचनी है, मतलब वर्टिकल लाइन खींचनी है। वो वर्टिकल लाइन अगर कर्व को एक बार कट कर रही है तो फंक्शन बोल देंगे, और एक से ज़्यादा बार कट कर रही है तो क्या बोल देंगे कि फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ठीक है, चलें आगे। तो ये तो थी बात किसकी, डेफिनेशन की, जिसके हमने बात करी यहाँ पर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया फंक्शन को। तो इस तरह से आपको फंक्शन को क्लासीफाई करना है कि कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई कर्व आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। चलें आगे। अब हम आते हैं फंक्शन के कि कौन कौन से फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वो कौन से फंक्शन है जिसका डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लेंगे क्या, टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इनको हमने दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दो बेसिक सी कैटेगरी बनाई हुई है फंक्शन की। एक को हम बोल रहे हैं क्या, एलजेब्रिक। एक को तो हम क्या बोल रहे हैं, एलजेब्रिक, और दूसरे को बोल रहे हैं ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, एक को हम क्या बोल रहे हैं, एलजेब्रिक, और दूसरे का नाम क्या है, ट्रांसेंडेंटल। एलजेब्रिक में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, एलजेब्रिक में हम जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में हम चार तरह के फंक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहला फंक्शन होगा कांस्टेंट, दूसरा फंक्शन होगा लीनियर, तीसरा फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक, और चौथा जो फंक्शन होगा वो होगा आपका क्यूबिक। क्लियर, ये हम डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हम लेंगे इसमें एल्जेब्रिक में, वो हम पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। क्लियर है, रेशनल फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम क्या है, इर्रेशनल फंक्शन। क्लियर, और इर्रेशनल फंक्शन के बाद नेक्स्ट नंबर हम लेंगे किसका, मॉडुलस फंक्शन। ओके बच्चों, मॉडुलस फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन। ठीक है, किससे कौन सा डिस्कस करेंगे, सिग्नम। क्लियर है, तो फिर पहला फंक्शन कौन सा होगा, पॉलिनोमियल, दूसरा हम डिस्कस करेंगे रेशनल, तीसरा इर्रेशनल, चौथा मॉडुलस, पांचवा ग्रेटेस्ट इंटीजर, छठा फ्रैक्शनल, सातवां सिग्नम। ये 7 फंक्शन तो किसमें हम डिस्कस करेंगे, एलजेब्रिक में। किसमें, एलजेब्रिक फंक्शन में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में देखो क्या क्या आने वाला है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हम पहला जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद जो सेकंड हम डिस्कस करेंगे वो हो गया आपका कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट होगा बच्चों लॉगरिथमिक, एंड लास्ट में डिस्कस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपकी बुक में चैप्टर 2 है, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम इनवर्स को डिस्कस करेंगे, उससे पहले इनवर्स को हम नहीं लेंगे। और बाकी के फंक्शन जो है हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। तो ध्यान से इनको देखना है, समझना है। ऑल द फंक्शंस आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं हर चैप्टर में। ठीक है, जब आप लिमिट फाइंड करोगे तो इन्हीं सारे फंक्शन की
लिमिट वगैरह निकालनी है हमें इन्हीं के रिगार्डिंग निकालनी है ना। उसमें रैशनल फंक्शन दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक दिखेगा, क्वाड्रेटिक दिखेगा, सब दिखेंगे उसके अंदर आपको, ठीक है। आगे उसके बाद एक चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो कॉन्टिन्यूटी भी हम इन्हीं के चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एग्जिटेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम चेक करते हैं कि डिफरेंशिएशन का एग्जिटेंस है या नहीं है, उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। तो वहाँ पर भी इन्हीं का ही होगा जो भी होगा। डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इन्हीं का ही करोगे, जैसे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये सब किसका कर रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, ये किसके का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, एल्जेब्रिक फंक्शन के। तो ये इस तरह से कैरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो किसी न किसी फंक्शन का ही करोगे, और वो फंक्शन कौन होगा, इन्हीं में से कोई होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए, हर चैप्टर को क्लियर करने के लिए आपके ये फंक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन को आप क्लियर करें, समझें क्या होता है, कैसे होता है, क्या डिस्कशन हम इन फंक्शन में करेंगे। हर फंक्शन के रिगार्डिंग हमें क्या देखना है कि उसका कर्व कैसे डिस्क्राइब होता है, उस फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ डिफाइन करते हैं, मतलब उसका रेंज और डोमेन की बात करेंगे, उसके कर्व की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है या क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो वो चीज़ समझ में आ गई आपको, तो ध्यान से इनको देखना है, समझना है। करें कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 बाय 1 फंक्शन को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। किसकी बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इस पॉलिनोमियल फंक्शन को ध्यान से समझिएगा, किसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, अ फंक्शन f डिफाइन R2R। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम जब मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन को, पहले क्लियर कर देते हैं। व्हेन अ फंक्शन डिफाइन a to b, जब एक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, a to b, तो यहाँ पर इसको रीड कैसे करोगे, पहले देख लो क्या रीड कर रहे हैं हम, फंक्शन डिफाइन a to b, इस तरह से रीड करना है, ठीक है। और इस a to b में ये जो a आप देख रहे हो, ये a क्या है यहाँ पे, डोमेन, क्लियर है। और b जो है, b किसको डिफाइन कर रहा है, कोडोमेन। b किसको डिफाइन कर रहा है, कोडोमेन को, क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लेंगे हर बार। तो यहाँ पॉलिनोमियल में क्या ले रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन R2R। R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, ठीक है। जो कैलकुलस में हमारे पास सबसे बड़ा सेट है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है ना, जिसके लिए आप लिख रहे हो R2R, मतलब डिफाइन फॉर ईच एलिमेंट, है ना, वहाँ पे डिफाइन फॉर ऑल एलिमेंट या डिफाइन फॉर ईच एलिमेंट, इस तरह के वर्ड भी, इस तरह के सेंटेंस भी यूज़ होते हैं, किसके लिए, R के लिए। तो यहाँ पर ये f कैसे डिफाइन हो रहा है, R2R, और f को हम क्या ले रहे हैं, पॉलिनोमियल। तो ये f ऑफ x जो है ना, f ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे an x रेस टू n, an माइनस 1 x रेस टू n माइनस 1, an माइनस 2 x रेस टू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0, क्लियर। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोल रहे हैं n डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं हम इसको, n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड द n डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n। इसकी यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, n, क्लियर है। और साथ में क्या लेंगे, an विल बी नॉट इक्वल टू 0। जब मैं इसको बोल रहा हूँ n डिग्री पॉलिनोमियल, तो an विल बी नॉट इक्वल टू 0, an क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्लियर है यहाँ पे। तो ये ध्यान से, बाकी ये जितने एलिमेंट है a1 a2 a3 a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये किसको बिलोंग करेंगे, R। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे डिफाइन हो रहा है, R2R। R2R डिफाइन हो रहा है, मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, R है, ठीक है ना। डोमेन मैंने आपको बता दिया, डोमेन कौन सा सेट कहलाएगा। डोमेन हम किसको बोल रहे हैं, जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, है ना, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किसके पार्ट है, डोमेन के, ठीक है। और हम डोमेन में इंक्लूड किसको नहीं करेंगे, जिस इनपुट की वजह से वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है ना। जो इनपुट आप दे रहे हो और उस फंक्शन, उसकी वजह से वो क्या हो जाए, नॉट डिफाइन,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 1/x, ठीक है। और मैं बात करूं ये कि ये किन एक्स के लिए डिफाइन होगा, तो इट इज़ डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब सभी सेट के लिए ये डिफाइन होगा, बट इट इज़ ज़ीरो, बट दिस रिजल्ट इज़ 1/0 व्हेन x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 आने का मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो हमें नॉट डिफाइन वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, सो वी राइट द डोमेन इज़ r-0, तो ये इसमें डोमेन बन जाएगा। तो इस तरह से हमें डोमेन देखना है। डोमेन के लिए हमें फंक्शन के साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, छेड़ना नहीं होता है, जैसा फंक्शन है वैसे देखो। और सोचना क्या है, हमें ये सिर्फ सोचना है कि क्या ये जो फंक्शन मेरे सामने है ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। जब आपके मन से, आपके दिल से, अंदर से आवाज़ आए कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन R लिखेंगे। जो फीलिंग यहाँ पर किस में आ जाएगी आपको, पॉलिनोमियल में, कि जब आप पॉलिनोमियल के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसको क्या कर दे, नॉट डिफाइन कर दे, या ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसको आप पुट करो और ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट रिजल्ट दे। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जो इसका डोमेन होता है वो R होता है, और कोडोमेन भी हम क्या ले रहे हैं, R ही ले रहे हैं, ठीक है। वही बात रेंज की, तो वो डिपेंड करता है, मैंने आपको कैटेगराइज किया हुआ है इसको। तो यहाँ पर हम जब इस पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे, क्यूबिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो वहाँ पर हर फंक्शन में रेंज डिफाइन करने का तरीका अलग होगा। तो रेंज की बात पर्टिकुलर फंक्शन में ही करेंगे। क्लियर है। तो डोमेन जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, R होगा। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पे इस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन हम करते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो अ फंक्शन f डिफाइन R2R सच दैट, एक फंक्शन f है जो R2R में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू c, है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये कैसे डिफाइन हो रहा है, f ऑफ x इक्वल टू c। क्लियर है, f ऑफ x इक्वल टू c, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसके अगर डोमेन की बात करें तो आपको ये तो क्लियर है कि किसका पार्ट है, पॉलिनोमियल का। डोमेन इसका R होगा, मतलब आप पुट हर बार इसमें कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी पुट करो आप, x इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो। लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा, और जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। रिजल्ट को क्या बोल रहे हैं, रेंज। लेकिन रिजल्ट आपको सिर्फ एक ही मिलेगा और वो क्या है, c। तो इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है। इसके ग्राफ को देखें किस तरह से डिफाइन हो रहा है इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरह से डिफाइन होता है। जैसे आप अगर यहाँ इसको कंप्लीट करते हो, इक्वल टू y लेते हो, तो आप क्या रीड कर रहे हो, y इक्वल टू c। और जैसे y इक्वल टू c आप के बारे में आप सोचते हो अपनी आंखों को बंद करके, तो आपको एक लाइन नज़र आती है। कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह से। ठीक है। और ये जो गैप आप देख रहे हो ये क्या है, c है, इसको हम y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ है। और ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू c का, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो कुछ भी यहाँ डालेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में कुछ भी आप पुट करिए, आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट c मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें आगे। तो ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो f ऑफ x इक्वल टू 1, डोमेन क्या है r, रेंज क्या है 1। f ऑफ x इक्वल टू 2, डोमेन क्या है r, रेंज क्या है 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन देखो क्या है, अ फंक्शन f डिफाइन R2R सच दैट, एक फंक्शन f है जो कैसे डिफाइन हो रहा है, R2R में। और कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। इट इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, वी राइट हियर mx प्लस c। इस तरह से हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मैंने बताई थी आपको क्या है, R है। रेंज की बात करें तो यहाँ रेंज भी R ही होती है। क्यों होती है वो हम यहाँ पर ग्राफ में समझ लेते हैं। क्लियर है ना। इसके रेंज को देखें हम, तो इसका ग्राफ देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, mx प्लस c, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c की।
इसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको 1 डिग्री पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री पॉलिनोमियल एंड वी ड्रॉ द y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन होती है जो या तो इस तरह से भी आपके पास ड्रॉ हो सकती है, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पर m की बात करें तो m डिफाइंड बाय द tan थीटा एंड थीटा इज द एंगल मेक बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन इन x एक्सिस। क्लियर है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनता है थीटा और इसका tan लेने पर क्या आता है m आता है। और c जो है c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट। c को हम क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट आपका इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, एम अगर पॉजिटिव है तो लाइन कमिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, एम अगर नेगेटिव है तो लाइन कमिंग फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर अगर ये लाइन ऐसे आ रही है तो वी टेक एम पॉजिटिव। ठीक है, और अगर लाइन जो है आपकी इस तरह से आ रही है तो वी टेक एम नेगेटिव। क्लियर है, तो ये बस इतना सा डिफरेंट है। ड्रॉ करने के लिए आपको यही चीज़ें देखनी है। सी के बारे में देखना है, सी पॉजिटिव है तो लाइन कट द वाई एक्सिस अबव एक्स एक्सिस, सी नेगेटिव है तो लाइन कट द वाई एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये किसके बारे में बताना है हमें, लीनियर फंक्शन के बारे में। ठीक है, डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है आर। रेंज आर क्यों है, क्योंकि ये देखो कैसे वेरी कर रहा है, इसको आप इधर कितना ही वेरी करो तो बिलो एक्स एक्सिस भी जा रहा है, अबव एक्स एक्सिस भी है। इट इज़ वेरी टू माइनस इनफाइनेट टू इनफाइनेट। सो रेंज भी जो है इसकी वो कितनी होती है आर होती है। क्लियर है, तो ये बात करी हमने किसके बारे में, लीनियर फंक्शन के बारे में। चलें आगे, नेक्स्ट वी डिस्कस द क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन को लेते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो क्या होता है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन इन R2R सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax square plus bx plus c where a will be not equal to 0 and abc belongs to R। ये हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के डोमेन की हमने बात करी तो डोमेन यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया कि इसका डोमेन क्या है R है। एंड वी रेंज डिफाइंड द फंक्शन। देखो इसके रेंज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो कर्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, या तो इसका कर्व आपके पास इस तरह से ड्रॉ होगा या इसका कर्व आपके पास इस तरह से ड्रॉ होगा। ये कब ड्रॉ करते हो आप, व्हेन वी टेक द a ग्रेटर देन 0, व्हेन वी टेक द a लेस देन 0। ठीक है, इसको आपने क्या बोला, इसको बोलते हो आप ओपन अपवर्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। ये ओपन अपवर्ड में डिफाइन होता है और ये किस में डिफाइन हो रहा है, ओपन डाउनवर्ड में। और यहाँ से हम देखें तो इसमें हम चलते हैं तो यहाँ पर ये जो है इसको आप क्या बोलते हो वर्टेक्स, और इस वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट लेते हैं -b/2a -d/4a। ठीक है ना, यहाँ पे -b/2a -d/4a। हम बात कर रहे हैं किसके, रेंज के रिगार्डिंग, कि हम रेंज क्या लिखेंगे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में। तो अगर आपका जो फंक्शन है उसका कर्व इस तरह से डिफाइन हो रहा है, मतलब ओपन क्या है अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड मतलब उसमें a का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0 है, देन वी राइट द रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला है इस केस में मैं बता रहा हूँ, रेंज का फार्मूला आपके पास ये जो -d/4a है ये क्या बनेगी मिनिमम वैल्यू, और रेंज डिफाइन हो जाएगी -d/4a टू इनफाइनेट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी इनफाइनेट पे, और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी -d/4a। क्लियर है, और अगर आपका कर्व ऐसे डिफाइन हो रहा है ओपन डाउनवर्ड डिफाइन हो रहा है तो ये हो गया आपका -इनफाइनेट टू -इनफाइनेट, मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई कर रही है -इनफाइनेट पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी -d/4a व्हेन वी a लेस देन 0। a जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्लियर है, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, वो रेंज हो जाएगी इस तरह से -इनफाइनाइट टू -d/4a। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई आपको।
कि हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की सिंपली बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में डोमेन तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सब पॉलिनोमियल में आ रही होगा, रेंज का थोड़ा सा क्राइटेरिया बदलता है फंक्शन वाइज। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में दो तरह के कर्व हम ड्रॉ करते हैं, एक तो कर्व इस तरह से ड्रॉ होता है और एक कर्व इस तरह से ड्रॉ होता है। जब कर्व इस तरह से ड्रॉ होता है तो फेस अपवर्ड है, यहाँ पे ओपन अपवर्ड कहलाता है ये। और ये कब होता है? जब ये लीडिंग कोएफिशिएंट a जो है ये क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर -d/4 मिनिमम वैल्यू बनती है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है? इनफाइनाइट पे। तो रेंज आप क्या राइट कर रहे हो? -d/4 टू इनफाइनाइट। क्लियर है? और अगर आपका कर्व इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, फेस कैसा है? डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर रेंज आप डिफाइन करोगे -इनफाइनाइट टू -d/4 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? -इनफाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी? -d/4 पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, इसमें यहाँ से एक फंक्शन मैंने ले लिया f(x) इक्वल टू क्या ले लिया? x² + x + 1। ये फंक्शन है, ठीक है। और इसका मैं क्या बात करना चाह रहे हैं? अपन इसकी डोमेन रेंज को देखना चाह रहे हैं। तो इसका जो डोमेन है सिंपली आप क्या लिख दो? R, क्योंकि इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, है ना। x के सारे एलिमेंट के लिए क्या होगा? डिफाइन होगा। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर रेंज की, है ना। तो रेंज के लिए आपको पहले क्लियर करना है कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और वो 1 आ रहा है तो क्या है? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो -d/4 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। -d/4 है। d क्या है यहाँ पे? d के बारे में आपको पता है, d हम क्या लेते हैं? b² - 4ac। d हम क्या लेते हैं? b² - 4ac। क्लियर है? तो यहाँ से निकालो b की वैल्यू कितनी है? 1 है। और a और c की वैल्यू भी 1 है। तो 1 - 4 मतलब -3 आएगा d। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगी 3/4 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या बनेगी? रेंज बनेगी किस फंक्शन की? x² + x + 1 की। समझ में आ गई आपको बात, है ना। तो इस तरह से डोमेन डिस्कस करना है, रेंज डिस्कस करनी। क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। तो ये किसकी बात करी हमने? क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों क्यूबिक फंक्शन के बारे में। और क्यूबिक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? f(x) इक्वल टू ax³ bx² cx + d, ठीक है ना। इस तरह से हम किसको डिफाइन करते हैं? क्यूबिक फंक्शन को। क्लियर? तो ये क्यूबिक फंक्शन है और इस क्यूबिक फंक्शन में भी हम वही बात करेंगे, a विल बी नॉट इक्वल टू 0, a b c d इट इज़ बिलोंग्स टू r। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डोमेन की बात। तो जो क्यूबिक फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है? r होता है। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा इसको डिफाइन करने से पहले कुछ एक फंक्शन देख लेते हैं किसकी बात करते हैं? x³ की। f(x) इक्वल टू x³, है ना। ये फंक्शन का कर्व जो बनता है वो किस तरह से बनता है? x³ वाला जो फंक्शन है उसका कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो इट इज़ डिफाइंड बाय, ठीक है, ये इस तरह से इसका कर्व ड्रॉ होता है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आप देखोगे तो ये माइनस, ये हो गया इनफाइनाइट और ये क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये वेरी कर रहा है। और तो इसका जो डोमेन है x³ का वो क्या है? r। और रेंज इस फंक्शन की क्या है? r है। तो ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है डोमेन और रेंज। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको, है ना। और किस तरह के कर्व होते हैं? अगर जैसे हम बात करें कि ये फंक्शन है f(x) और यहाँ कोई प्रॉपर फैक्टर आपके बन रहे हैं, ये ऐसे डिफाइन हो रहा है x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा। तो इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व इस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉ होगा। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरह से ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यूबिक फंक्शन में डोमेन भी हम क्या लेंगे? r लेंगे और रेंज भी क्या लेंगे? r लेंगे। क्लियर है आपको, है ना। डोमेन भी क्या होगा? r होगा, रेंज भी क्या होगा? r होगा। क्योंकि ये 3 फंक्शन से जाने के बाद फिर आगे इसको कितना या प्रोसीड कर लो, ये लौट के नहीं आने वाला और इधर ये लौट के नहीं आने वाला। तो ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो डोमेन और रेंज, है ना, इसमें डोमेन और रेंज क्यूबिक फंक्शन में क्या होते हैं? r होते हैं। क्लियर है? 2 तरह के कर्व बनेंगे, या तो इस तरह का या फिर इस तरह का। क्लियर है सबको, है ना।
तो ये क्यूबिक फंक्शन के बारे में इतना सा ही है। डोमेन और रेंज इसमें आर लेने हैं। यहाँ पर ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये क्यूबिक फंक्शन की बात हो गई। क्लियर है? तो ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रैशनल फंक्शन के बारे में। तो अभी तक मैंने जितने फंक्शन आपको बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर करिए, समझिए, रीड करिए और उनकी चीज़ों को समझिए। जो कोई डाउट अगर आपको हो मार्क करिए अपने डाउट को, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेंड करके मेरे से अपने डाउट को क्लियर करिए। ओके बच्चों?